आज मैं लेकर आई हूँ अपनी कहानी अपराधी आत्मा का 5वां भाग। तो चलिए कहानी में जानते हैं कहानी के 5वें भाग में क्या होने वाला था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि कहानी के पिछले भागों को अच्छी तरह से देखकर और सुनकर आएं, ताकि कहानी और उसके पात्रों से अच्छी तरह से रूबरू हो जाएं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। आगे क्या होने वाला था जानते हैं। और मेरा सभी दर्शकों से ये निवेदन भी है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को हाइप कीजिएगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। उस दिव्य शक्ति के प्रहार से वो जिन वहां से चला गया, लेकिन वह उनको चेतावनी देकर गया कि कब तक बचाएगी यह शक्ति तेरे पति को और तुझको। तेरे पति ने ही मुझे जगाया था। सुबह का समय हुआ था। नरेश का पड़ोसी अहमद जब घर से बाहर टहलने के लिए आया तो नरेश के घर के पास पड़े सूखे हुए खून को देखकर मन ही मन सोचने लगा, यह खून इसके घर के आगे लगता है किसी जानवर का होगा। यह सोचकर वह टहलने के लिए चला गया। जब अहमद करीब 2 घंटे बाद टहल कर आया तो उसने देखा कि नरेश के घर की तरफ देखा कि गेट अंदर से बंद था। वह बंद गेट को देखकर अपने घर चला गया। घर जाकर अहमद ने अपनी बीवी शबनम को वह खून वाली बात बताई। शबनम अहमद से बोली, क्या अभी तक उठे नहीं वह दोनों? हर रोज तो नरेश सुबह जल्दी उठकर भक्ति संगीत चला देते हैं, आज अभी तक जी मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आप जाकर काकों को बुलाकर लाओ और तब तक मैं कुछ औरतों को बुलाकर लाती हूँ। देखते हैं क्या उन दोनों को कुछ हो तो नहीं गया, सब ठीक ठाक तो है उनके घर में। कुछ समय के पश्चात नरेश के घर से बाहर भीड़ में सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। नरेश के घर के आगे भीड़ इकट्ठी होने लगी और काफ़ी सारी भीड़ नरेश के घर के आगे घर के अंदर का हाल जानने के लिए इकट्ठी हो जाती है। उस खून को देखकर सबकी अपनी अपनी धारणा है। कोई कह रहा है कि यह किसी पशु का खून होगा, तो कोई कह रहा है कि जरूर उन दोनों को कोई मार गया होगा। भीड़ को इकट्ठा देखकर बस्ती का पंच वहां पर आया। पंच ने सभी को पूछा, पंच, अरे भाई क्या हुआ? तुम सब लोग यहाँ पर एक साथ इतना इकट्ठा होकर के भीड़ क्यों जमा कर रहे हो? क्या हुआ है यहाँ पर? तभी भीड़ में से एक काका बोले, बेटा नरेश के घर के बाहर खून पड़ा है, गेट अंदर से बंद है। हमने बहुत आवाज भी दी लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला और अंदर से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई। पंच कुछ लोगों को पीछे हटाता हुआ बोला, अरे मुझे भी देखने दो क्या हुआ है इस जगह पर। देखना और जानना बहुत जरूरी है। जब पंच भीड़ में से नरेश के घर के पास आता है तो वह खून को देखकर पास खड़े रॉबिन को बोला, पंच बेटा रॉबिन, तुम गेट के ऊपर से जाकर अंदर का गेट खोल दो। रॉबिन, नहीं पंच जी, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पुलिस पकड़ लेगी, आप पुलिस को बुलाओ। पंच पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि तभी मीरा ने गेट खोला। अपने गेट के पास इतनी भीड़ देखकर वह बोली, मीरा क्या हुआ? आप सब हमारे घर के आगे क्यों खड़े हुए हो? काका, बेटी वह तुम्हारे घर के आगे खून पड़ा है ना, और तुम लोग अभी तक उठे नहीं, इसीलिए सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया है हम सब लोगों ने। और हम जानना चाहते हैं कि तुम लोग सब दोनों कैसे हो और तुम्हारे घर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर के आगे ये खून पड़ा हुआ है। मीरा ने उस रात वाली बात को बताना ठीक नहीं समझा। वो बोली, रात को नरेश के पाँव में चोट लग गई थी, इसलिए यह खून यहाँ पर पड़ा हुआ है। काका, चिंता की तो कोई बात नहीं है, आप सब लोग परेशान मत होइए।
यह बात सुनकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। फिर मीरा अंदर जाकर नरेश को जगाती है और बोलती है, बाहर सभी कॉलोनी वाले खड़े हैं। नरेश, क्यों? मीरा, वो हमारे गेट के आगे खून पड़ा है ना, अभी तक हम दोनों सो भी रहे थे, इसलिए उन सबको यह लगा कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है। तुम आज बाबा के पास चले जाओ, नहीं तो यह शैतान जिन आज फिर हमको परेशान करेगा। नरेश, मैं वहां से आज वापस नहीं आऊंगा क्योंकि वह यहाँ से बहुत दूर है। मैं कल को वापस आऊंगा। तुम कॉलोनी वालों से तुमने सच क्यों नहीं बताया? अकेली यहाँ क्या करोगी? और तुमने किसी को सच नहीं बताया तो अब हम ये बात किसी को बता भी नहीं सकते। अब तुम यहाँ अकेली क्या करोगी? नरेश ने मीरा को पूछा। मीरा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे यहाँ अकेले में बहुत डर लगेगा। कुछ देर बाद वह दोनों वहां से चले जाते हैं। वह दोनों मुख्य सड़क पर जाकर एक ऑटो रिक्शा को रुकवाते हैं। नरेश ऑटो रिक्शा वाले को बोला कि भाई, बस स्टैंड चलोगे क्या? ऑटो वाला हाँ सिर हिलाकर बोल देता है क्योंकि उसके मुंह में गुटखा भरा हुआ था। मीरा व नरेश ऑटो में बैठ जाते हैं। करीब 1 घंटे के बाद वे दोनों बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं। बस स्टैंड पर बहुत भीड़ थी। बस की आवाजाही लगी हुई थी। नरेश ने एक कंडक्टर के पास जाकर पूछा, भैया, उत्तर प्रदेश वाली बस चली गई क्या? बस कंडक्टर, हाँ, एक बस तो चली गई, एक अभी आधे घंटे में आने वाली है। नरेश अब मीरा को बोला, आधा घंटा हमें इंतजार करना पड़ेगा बस का। मीरा, कोई बात नहीं, आधा घंटा और सही, तब तक तुम कुछ खाने का ले आओ, सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी हुई है। नरेश मीरा को वहीं बैठने को कहता है। उसे वहां बैठाकर वह बाहर कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कहानी का अगला हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का। इसके आगे का हाल जानेंगे हम इसके अगले भाग में, जिसे लेकर मैं जल्द से जल्द हाजिर होंगी। इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद।